हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय कर व्यवस्था और नीति आयोग। तो इन टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं आने वाले समय में आपके सामने रखूँगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपी टेट, सुपर टेट और भी अदर कॉम्पिटिटिव में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये तो हम सबसे पहले बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए, तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं, तो यहाँ पर ये हर साल, हर 5-5 साल पे ये योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहले जो पहली योजना पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें क्या हुआ था, ये कब आई थी? ये आई थी 1951 से 1956, यानी ये 5 वर्ष के दौरान ये आई थी पहली पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के लक्ष्य थे कि शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद ये जो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले आई थी, जिसमें कि हमारे देश के विकास में, जैसे निरंतर हम धीरे धीरे ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एक देश विकासशील देश है, लेकिन इस विकासशील देश को हम तुरंत ही विकसित नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही इसका विकास हो सकता है। तो हर 5-5 साल में सरकार देखती है कि क्या कमी है, उस कमी को पूरा करती है। ठीक है, हर 5-5 साल में उस कमी को पूरा करती है, दूर करती है कुछ योजनाओं को लेकर के। तो इन्हीं योजनाओं को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, जिसमें जो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना आया था 1951 में, जो कि 1951 से 1956 के बीच में आया था पहला पंचवर्षीय योजना, जिसमें ये सभी योजनाएं जो मैंने आपको बता दी है। चलिए बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वो कब कब आई थी? वो कब से कब तक थी? 1956 से लेकर के 1961 के बीच में थी। और प्रोफेसर PCE महालनोबिस के मॉडल पर आधारित ये योजना थी। और इस योजना का लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण। इसका क्या लक्ष्य था? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो यहाँ पर तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य बना हुआ था। और इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था उस समय। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, तीसरा पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक था, ये तीसरा योजना था। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और हमारा अगला पंचवर्षीय योजना, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। अब हमारा अगला पंचवर्षीय योजना था, वो था चौथा पंचवर्षीय योजना। तो ये जो चौथा पंचवर्षीय योजना था, ये कब से कब तक चला? ये चौथा पंचवर्षीय योजना था 1969 से 1974 तक था ये चौथा पंचवर्षीय योजना। और चौथा पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। इसके बाद पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो था, वो आया था 1974 से 1978 के बीच। इसमें 2 मुख्य उद्देश्य थे, जो कि थे गरीबी की समाप्ति करना और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई थी। इसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी, वो आई थी 1980 से 1985 के बीच में। ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, वो 2 बार तैयार की गई थी।
ये किसने तैयार किया था? याद रखिएगा, जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 1978 से 83 के अवधि में इसको बनाया गया था। और अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, उसमें बनाया गया था। बाद में कांग्रेस ने 1980 से 1985 में इसे लागू कर दिया और ये छठी पंचवर्षीय योजना कहलाया। और इसका जो उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय को बढ़ाना इस योजना का लक्ष्य था। और इस योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 1985 से 1990 के बीच में थी ये पंचवर्षीय योजना। और 7वीं योजना में खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार और उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया था। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में आई और केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष देर से शुरू हुई थी। नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को एक नए तरह से दिया जा सके, एक नई गति प्रदान की जा सके। 8वीं योजना का मूलभूत उद्देश्य अलग अलग पहलुओं में मानव विकास करना था। तो ये थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब बढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आई थी 1997 से 2002 के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया था। और 9वीं योजना का जो प्रमुख लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। इसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आई वो आई थी 2002 से 2007 के बीच। और इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई। और इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। और लक्ष्य 8.0, वास्तविक प्राप्ति 3.61 था। और उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अभी लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना है। चलिए, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर पिछले साल जो थी 2011 से 2012 में 10% थी, जो कि बढ़ करके अब यहाँ पर उसमें वृद्धि दर को बढ़ाया जाएगा। और इसका लक्ष्य रखा गया था। दूसरे प्रमुख भी लक्ष्य थे, जैसे साक्षरता 75% बने 75% तक लाना है, बेरोजगारी दर 5% की कमी करनी है और 70 मिलियन नए रोजगार का सृजन, सभी ग्रामों का विद्युतीकरण, ये सभी इसका लक्ष्य था। किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ये तो थे हमारे पंचवर्षीय योजना। कुछ नोट आपको करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट। ये मैं इस पेन के कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रेड कलर सही है। हाँ, तो इसको मैं रेस करता हूँ, नोट। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है। तो नोट की बात करें तो पहला पंचवर्षीय योजना के तहत उत्पादन, आय और धन के समान वितरण और कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया था। ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए, पहला पॉइंट।
कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत उत्पादन, आय और धन के समान वितरण और कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम आपको बताएंगे कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तीसरा पॉइंट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया गया। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब शुरू हुई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, सर्व शिक्षा अभियान आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्रारंभ हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। तो ये तो थे हमारे पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको दी है। अब आगे जो है वो ये है कि भारत की कर व्यवस्था के बारे में, भारतीय कर व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। भारतीय कर व्यवस्था यानी कि टैक्स सिस्टम, इंडियन टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कर क्या होता है। देखिए टैक्स, गवर्नमेंट जो होती है वो हम सभी से टैक्स लेती है। ये जो टैक्स होता है वो हमारे ही हितों के लिए काम करते हैं। जैसे ये रोड बनते हैं और ये जो सिस्टम्स बने हुए हैं, ये आपके गवर्नमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं, ये सभी सिस्टम हमारे ही पैसे से ही ये तैयार हुए हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसों का ये इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पर। तो टैक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो कर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कर के प्रकार। तो कर के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। बेसिकली कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर। और दूसरा जो हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम कहते हैं परोक्ष कर। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए जान सकते हैं आप। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और परोक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों जान सकते हैं। तो अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर में आपका इंक्लूड क्या क्या रहता है? दो चीज़ रहता है। केंद्र सरकार रहता है या सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन इन्वॉल्व रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की बात करें तो जो आयकर होता है, जैसे व्यक्तियों, अविभाजियों, हिंदू परिवारों और संस्थाओं की आय, इन सब पर। निगम कर, जो हम लोग हाउस टैक्स वगैरह देते हैं, कंपनियों की आय, कंपनी का जो आय होता है उसके हिसाब से टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स होता है। फिर एस्टेट ड्यूटी हम लोग लगाते हैं। उसके बाद उपहार कर लगाते हैं, व्यय कर, ब्याज कर, इस तरह के जो कर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कर लगाते हैं? तो जैसे होटल प्राप्तियों पर जो कर रखते हैं, होटल, जितने भी होटल्स होते हैं उनमें जो भी इनकम होते हैं उसका कर दिया जाता है। भू राजस्व कर दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। कृषि आय पर जो कर मिलते हैं वो किसको दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। व्यवसाय कर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर कर, रोज़गारों पर कर, ये सभी जो कर होते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद है परोक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी आपका दोनों लेते हैं, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से आते हैं? अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सीमा शुल्क, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर एक सीमा शुल्क आप देते हैं, तो वो किसके पास जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद केंद्रीय उत्पादन शुल्क होता है। केंद्रीय बिक्री टैक्स यानी कर होता है। उसके बाद सेवा कर यानी सर्विस चार्ज जो भी लेते हैं, तो सर्विस चार्ज अपने आप कट जाता है।
आपको पता भी नहीं रहता है, लेकिन आप कुछ जो भी सामान लेते हैं तो उसमें आप देखते होंगे वहाँ पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो ये जो टैक्स हमें देना पड़ रहा है, इस टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है राज्य सरकार कौन कौन से टैक्स लेते हैं। तो राज्य सरकार बिक्री कर यानी व्यापार कर ले सकती है, डिजिटल पेट्रोल पर बिक्री कर ले सकती है, स्टैंप और पंजीयन शुल्क लेती है, राज्य उत्पाद शुल्क लेती है, वाहनों पर कर, वस्तुओं और यात्राओं पर कर, परिवहन कर, विद्युत पर कर और गन्ने की खरीद पर जो शुल्क हम देते हैं उस पर कर देते हैं। उसके बाद प्रवेश कर यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवेश करते हैं, तो जब प्रवेश कर रहे होते जा रहे होते हैं तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, जब आ रहे होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। उसके बाद विज्ञापन कर, शिक्षा उपकर, कच्चे जूट पर कर, सट्टेबाजी जो होती है लोग करते हैं उस पर भी कर देना पड़ता है। उसके बाद एक होता है हमारा इसी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जिसको हम कहते हैं सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? सर्विस टैक्स। तो ये सर्विस टैक्स जो होता है ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के ही अंदर आता है। तो ये जो सर्विस टैक्स होता है वो क्या होता है कि सेवाओं पर कर ये आरोपित करने का अधिकार का उल्लेख ना तो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है। तथापि संघ सूची में प्रविष्टि 97 को केंद्र सरकार को इन सूचियों का उल्लेख नहीं किए गए कर हैं और इसको लगाने और संग्रह करने का अधिकार देता है। इसके आधार पर संघीय विधायिका सेवा पर कर लगाने में समर्थ है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेवा कर कहते हैं, यानी सर्विस टैक्स कहते हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आपको नोट करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए ये वाला कलर। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत में वस्तु और सेवा पर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। और सबसे पहला जीएसटी जो शुरू हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहला जीएसटी फ्रांस में शुरू हुआ था। सबसे पहला जीएसटी कहाँ पे शुरू हुआ था? फ्रांस में शुरू हुआ था 1954 में। कब शुरू हुआ था? सोचो हम लोग कितने पीछे हैं। 2017 में भारत में लागू हुआ, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर? फ्रांस में ही लागू हो गया था 1954 में। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है संविधान में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किस संविधान के कहाँ पे दे रखा है? संविधान के अनुच्छेद 297A में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 297A में दिया गया है। उसके बाद जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में यूरोपियन प्रबंधन में भारत का पहला बैंक था। ये भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्थापित हुआ था? 1770 ईस्वी में, और ये यूरोपियन लोग इसको चलाते थे। उसके बाद अगला चीज़ ये आप याद रखिएगा कि भारत में पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। यानी भारत में जो पहला भारतीय बैंक बना था, ये तो यूरोपियन अध्यक्ष द्वारा बना हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये भारत का जो पहला बैंक था वो कौन था? वो था अवध कमर्शियल बैंक। कब स्थापित किया गया था? 1881 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद साल 1894 में किसकी स्थापना हुई थी? इसी के बाद मतलब दूसरे नंबर पर भारत का दूसरा बैंक कौन है?
पंजाब नेशनल बैंक। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। इस पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1884 में हुई थी। 1884 नहीं, 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। चलिए, ये जो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है नीति आयोग। क्या है हमारा? नीति आयोग। नीति आयोग। तो चलिए हम लोग नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं, क्या होता है नीति आयोग। तो देखिए, 1 जनवरी 2015 यानी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति आयोग को इंग्लिश में हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। ये केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसके क्या हैं? कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को भी जान लेते हैं। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला यहाँ पर है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है, पहला नंबर। दूसरा, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण। सशक्त राज्य से सशक्त राज्य का निर्माण, सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। तीसरा नंबर है कि ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने के लिए एक तंत्र को, एक सिस्टम को बनाने के लिए इसे रखा गया है और ये सबसे ऊंचा स्तर उसको पहुंचाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। चौथा नंबर है कि आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना भी इस आयोग का लक्ष्य है। उसके बाद पांचवा नंबर है, वो है अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों और कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना भी क्या है? इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यहाँ पर है। उसके बाद अब अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। अगला चीज़ है कि नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग की संरचना के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। संरचना, नीति आयोग की संरचना। तो नीति आयोग की संरचना क्या है कि नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों, क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनवाई जाएंगी और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनसे संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित यानी नॉमिनी इनको करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि संबंधित कार्य क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे और सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।
इसके बाद नीति आयोग के जो स्वरूप हैं इनके पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये कौन कौन से स्वरूप हैं नीति आयोग के संगठनात्मक स्वरूप। तो सबसे पहला तो जो गवर्निंग काउंसिल होता है, गवर्निंग काउंसिल कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो वही हैं हमारे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। और गवर्निंग काउंसिल जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष इस समय कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष? कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हैं ये। और उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य कौन है? डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पाल। ये कौन है? पूर्णकालिक सदस्य। कौन है? पूर्णकालिक सदस्य। उसके बाद पदेन सदस्य कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। ये सभी लोग कौन हैं? पदेन सदस्य हैं किसके? नीति आयोग के। उसके बाद मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है? नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। ये सभी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, वो बातें कौन कौन सी हैं कि पहला है कि पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। कितने सदस्य नामित होंगे? प्रधानमंत्री द्वारा 4 सदस्य ही नामित किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है अंशकालिक सदस्य अग्रणीय विश्वविद्यालय। अंशकालिक यानी कुछ समय के लिए जो सदस्य बनाए जाते हैं, पार्शियल मेंबर जिनको कहते हैं, वो होंगे अग्रणीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और संबंधित संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो होंगे वो होंगे अंशकालिक सदस्य के रूप में। तो ये जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में चर्चा की है, जिसमें हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने भारतीय कर व्यवस्था के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में जाना, ये हमारा आज का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग और भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त फैज़, में मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।